Hello everyone and welcome to my channel Mom Story by Sahana। सिंगल पेरेंटिंग को लेके आई एम श्योर कि काफी लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि कैसे करेंगे, अकेले कैसे करेंगे और गवर्नमेंट के क्या रूल्स होते हैं अडॉप्ट करने के लिए एज ए सिंगल पेरेंट, कारा के क्या रूल्स हैं, क्या एक सिंगल पेरेंट को अडॉप्ट करने का ऑप्शन होता है। ये सब बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कितना सपोर्ट मिलेगा फैमिली से, या फिर अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो कौन सपोर्ट करेगा हमें, करियर को और मतलब बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे। तो दीज आर लॉट ऑफ डाउट्स जो एक बंदे या बंदी के मन में हो सकते हैं जो कि एक एज ए सिंगल पेरेंट अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो आज इसीलिए हमारे साथ हैं सुगंधा अग्रवाल, जो कि एक फ्रीलांस लॉयर हैं और फुल टाइम सिंगल मॉम है अपने 3 बच्चों की। तो ये 3 बच्चे कौन है? एक तो उनकी 4 इयर्स ओल्ड ह्यूमन डॉटर है और 2 फर बेबीज हैं जो जिनकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर्स भी हैं, हंसी भी है, मजाक भी है, सेटिस्फेक्शन भी है और ढेर सारा प्यार है। तो आइए आज हम मिलते हैं सुगंधा अग्रवाल से, और जो कि हमें बहुत सारे और एस्पेक्ट्स और लाइक रिलेटेड टू सिंगल पेरेंटिंग वो बताएंगी कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है, या फिर आपको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से आपकी लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस आप कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी मेनी थिंग्स दैट शी इज गोइंग टू unravel about single parenting. So let's get started with no more delays and let's meet Sugandha. Welcome Sugandha, welcome to my channel. Thank you for having me over, Sahana, for on your channel. I have been following it. You are doing brilliant content. So lovely to have you, Sugandha. Thank you so much for agreeing to do this. Sugandha, let's start with understanding कि कहाँ से ये शुरुआत हुई कि you decided कि मुझे जो है मतलब पेरेंट बनना है लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना ये एक टैबू जैसा है एक सिंगल पेरेंट का कि अरे लड़की Okay. शादी नहीं कर रही है, मतलब कैसे अकेले मैनेज करेगी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो what was your motivation behind going ahead with adoption, और फिर आपने ये कब डिसाइड किया, कैसे आपको ये मोटिवेशन मिला? तो आई विल से इस डिसीजन के दो तीन पार्ट्स रहे। पहला पार्ट था, एज अ चाइल्ड मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच थी। जैसा कि इंट्रोवर्टेड बच्चों के साथ होता है, वो एक पेरेंट या एक सिबलिंग के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। मैं अपनी माँ से बहुत अटैच थी। आई थिंक अराउंड 11-12 कहीं दिमाग में को कॉन्सेप्ट आया, या फिर मेरे परिवार का एक एंसेस्ट्रल ऑर्फनेज है लड़कियों का, शायद हम्म। वहां गए थे। और पहली बार मुझे वो चीज फील हुई कि दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास माँ नहीं, और मुझे मेरी माँ से इतना प्यार मिला। मतलब लिटरली अगर आप बोलते हैं ना कि ये इंसान अपनी माँ की परछाई है, तो मैं 80% वैसी ही निकली हूँ। मेरे टेस्ट, मेरी चॉइसेस, तो मुझे वो बहुत डीपली कहीं टच किया कि दुनिया में कोई भी बच्चा शायद अगर मेरे बस में हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास माँ का प्यार नहीं। मैंने वो चीज डिसाइड कर ली थी कि मेरा एक बच्चा, पहला बच्चा, एक अडॉप्टेड बेटी होगी। वाह। क्योंकि उतना तो समझ आना शुरू होता है कि हाँ, मतलब शादी कर रहे हो तो फिर ऑफ कोर्स आपका सिंगल डिसीजन नहीं है, आपके हस्बैंड का भी होगा, इन लॉज का भी से होता है, पेरेंट्स का भी से होता है। तो कहीं एक वो था कि नहीं, ये नहीं करना है कि पहले बायो कर लेंगे फिर देखेंगे। पहले कहीं एक वो था, और वो कहीं साथ चला। तो एज एज आई ग्रू अप एज अ यंग वुमन, जब रिलेशनशिप्स में भी रही, तब भी माय पार्टनर्स ऑलवेज न्यू कि पहला बच्चा जो है वो एक बेटी अडॉप्ट करनी है। तो बड़े होते होते सिचुएशंस कुछ ऐसी रही कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक स्टीरियोटिपिकल मैरिज में फिट नहीं हो पाऊंगी। मेरे को एक बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत ओपन माइंडेड पार्टनर चाहिए, और जब वो आएगा तब थिंग्स विल हैपन। आई विल नॉट फोर्स माई सेल्फ इन टू अ मैरिज सिर्फ क्योंकि सोशल प्रोटोकॉल ऐसा कहता है। थैंकफुली सिबलिंग्स भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं, उनका भी रहा कि ठीक है, क्योंकि मैं वो इतना मुझे जानते थे कि मैंने अगर एक बार कमिट कर दिया है तो जैसी भी शादी रहे मैं कभी बोलूंगी नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ। और वो मुझे वैसे नहीं देखना चाहते थे, तो उनका ठीक है, तुमको टाइम लगेगा, अगर तुमको लगता है कि
यू वांट टू वेट, या यू विल नॉट फिट इनटू अ स्टीरियोटाइपिकल मैरिज, तो कोई फायदा नहीं है कि तुमको उधर ठूसा जाए। देखते हैं। और लाइफ में एक वो गोल हमेशा रहा मेरी बकेट लिस्ट में कि एक बेटी को घर लाके पालना। तो अराउंड जब 24-25 हुए, करियर को सीरियसली लेना शुरू किया, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू किए, तो वो उसी हिसाब से करने शुरू किए कि नहीं, पेरेंट बनना है, बेटी को लाना है, जॉब्स उसी हिसाब से देखी गई। आई रियली वांटेड टू टीच, बट इंडिया में उस टाइम तक अनलेस यूर गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स डोंट पे यू वेरी वेल। मेरी फर्स्ट जॉब वाज लाइक 9,000 रुपीज। ऑफ कोर्स मैं उसमें बच्चा नहीं पाल पाऊंगी एज अ सिंगल पेरेंट। तो आई हैड टू मूव टू ए कॉर्पोरेट करियर, बट माई सोलेस वाज ठीक है, मैं लाइफ में एडजस्टमेंट्स कर रही हूँ, बट दिस इज फॉर द बिगर कॉज दैट आई हैव। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स किए, फिजिकल हेल्थ पे काम किया, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर तरीके की हेल्थ पे काम किया। क्योंकि देखिए, हम कितना ही बोले इंडिया प्रोग्रेसिव है, कहीं जो पेट्रियार्की है वो है। शादी वॉज वन ऑफ द बिगर कंसर्न्स। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा है कि देखिए, जैसे मैं इंसान हूँ, मुझे बहुत स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग वाला कोई चलेगा नहीं। मेरी लाइफ में अगर कोई आ रहा है तो वो उस हिसाब से ही आएगा कि वो मेरे बच्चों को, तीनों ही डॉग्स को भी और मेरी बेटी को भी, उतने ही प्यार से एक्सेप्ट करेगा जितने प्यार से मैं एक्सेप्ट करती हूँ। शुरू में इनिशियल हिकअप्स रहते ही हैं, देखिए। जितना भी बोले, और मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो सबको पीपल टेंड टू लुक आउट फॉर यू कि नहीं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये डिसीजन गलत हो रहा है। इट कम्स आउट ऑफ अ गुड प्लेस, बहुत बार इट कम्स आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ इग्नोरेंस कि कभी देखा ही नहीं है। जैसे मेरे पूरे खानदान में किसी ने शायद, और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, नोबडी हैज हर्ड कि लड़की ने शादी ही नहीं की है। तो आई हैव टर्न्ड 40 एंड आई थिंक अराउंड 27-28 आई वाज वेरी चिल अबाउट इट कि देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेक्निकली जो ताने आते हैं, तुमको डिवोर्स ही मिलेगा, तुमको विडोअर मिलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंदा अच्छा होना चाहिए। तो वो जो छोटे छोटे ये हैंगअप्स होते हैं ना हमारे दिमाग में, एंड उनको अगर आप एक बार सॉर्ट कर लेते हैं तो लाइफ थोड़ा सा इजी हो जाती है। जैसे बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि मैं बाद में शादी करूंगी तो, या मुझे हम्म। बाद में पार्टनर मिला तो मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि देखिए, आपका पार्टनर आ रहा है तो आप उस चीज को समझिए कि इंडिया में जनरली, इवन इफ यू आर इन अ लिव इन, कहीं वो हम लोग का माइंडसेट ऐसा है कि आपका पार्टनर उस बच्चे का फादर फिगर बन जाएगा। वो प्रिजम्पशन हम मान के चलते हैं। जरूरी हम्म। नहीं है बच्चा उसको फादर फिगर माने, क्योंकि देखिए, एक एज है जब 2-3 साल का बच्चा है, उस टाइम पे इफ अ मैन एंटर्स योर लाइफ और वाइस वर्सा, इफ अ फीमेल एंटर्स योर लाइफ, इन हम्म। केस ऑफ अ सिंगल मेल पेरेंट, बच्चे के लिए एक्सेप्टेंस थोड़ा इजी होता है। जब तक बच्चा 7-8 साल का हो गया है, 10 साल का हो रहा है, एडोलेसेंट हॉर्मोन्स है, उसकी आइडेंटिटी सेट हो गई है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी मम्मी है, माई मदर हैज अथॉरिटी ओवर मी, माई मदर हैज पेरेंटल राइट्स ओवर मी। जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर को भी वो बच्चा उतनी ओपनली एक्सेप्ट। पेरेंटल अथॉरिटी दे। तो करेक्ट। वो जो उन दोनों के बीच का बॉन्ड है, उसको आप ऑर्गेनिकली बनने दें। करेक्ट। तो करेक्ट। ये सारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस में रहेगा। कारा के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाइज या अडॉप्शन प्रोसेस वाइज आप पूछे। मैंने अभी तक देखा है कि जितने भी सिंगल पेरेंट्स को मैं मिली हूँ और जिनके मैं टच में हूँ, आई थिंक कारा की तरफ से इट्स बहुत ही क्लियर कट लाइक इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट एग्जैक्टली। ओपन। इट्स नॉट लाइक बायस्ड अबाउट एनीवन एक्सेप्ट फॉर दैट कि एक मेल सिंगल पेरेंट एक फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है, दैट वो नहीं अडॉप्ट कर सकता है। हाँ, प्रोसेस में एज सच आपको इश्यू नहीं मिलेगा। जनरली कभी कभी क्या होता है, आपके सोशल वर्कर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं जिन्हें आप प्रिज्यूम कर लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली किसी को मैं गाइड कर रही थी और उनको उनके एचएसआर का जो कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि आपकी डेथ के बाद बच्चे को कौन देखेगा। तो उनको लगा कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ इसलिए पूछा, कपल को नहीं पूछते। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, कपल को भी पूछा जाता है। इकलौता जो कंसर्न कारा के प्रोसेस में है वो ये रहता है कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं और रजिस्ट्रेशन और रेफरल के बीच में आप शादी कर लेते हैं, तो जो आपका हस्बैंड या वाइफ है वो बाय डिफॉल्ट उस बच्चे के पेरेंट नहीं बन जाएंगे। आपको प्रोसेस वहां स्टॉप करना पड़ेगा और शादी के 2 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कारा चाहता है आपकी शादी स्टेबल हो फिर आप बच्चा लाए, और यू हैव टू रजिस्टर एज अ कपल। या दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि आप अपनी शादी को थोड़ा डिले करें, बेबी को लेके आए, और उसके बाद
अगर उन दोनों की बनती है, या आप डिसाइड करते हैं कि हाँ, जो आपका पार्टनर है वो भी उस बच्चे का पेरेंट बनना चाहता है लीगली, तो देर इज अ डिफरेंट प्रोसेस फॉर अडॉप्टिंग द चाइल्ड एज अ स्टेप पेरेंट। सुगंधा, एक बार मैंने एक और सिंगल पेरेंट से मैंने इंटरव्यू किया था, आई थिंक 2 साल पहले। उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट बताया कि चलिए रजिस्ट्रेशन हो गया, होम स्टडी भी हो गया, जैसे कि आपने बोला कि जो जेनरिक क्वेश्चन सारे कपल से पूछे जाते हैं, सिंगल पेरेंट से भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन क्वेश्चन विच यू एडेड कि इफ यू गेट मैरिड इन बिटवीन तो फिर क्या तो होगा, फिर दो ज्यादा कंसर्न्स। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि व्हेन शी गॉट हर रेफरल और वो वहाँ एजेंसी पहुंची, तो एजेंसी वॉज थोड़ा सा एक सबब वाले जगह पे था। तो उनका कंसर्न था कि गार्डियन कौन है, लाइक हु इज द गार्डियन, लाइक व्हाई आर यू हियर एज अ वुमन, वेयर इज द मैन, लाइक डिस्पाइट ऑफ शी बीइंग रजिस्टरिंग हरसेल्फ एज अ सिंगल वुमन अडॉप्टिंग। तो उन्हें ऐसा पूछा गया और उनको काफी मतलब वहां पे काइंड ऑफ स्ट्रगल करना पड़ा कि उनको समझाने के लिए कि भाई मैं ही पेरेंट हूँ, मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, और मुझे ये रेफरल जो है बाकायदा कारा की तरफ से आया हुआ है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब आपको कैसे रेफरल आया, तो हाउ वाज योर एजेंसी? मेरा एजेंसी वाइज एक्सपीरियंस दोनों तरफ बहुत अच्छा रहा। मेरा ये छोटा सा स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल भी नहीं मानूंगी, पर देखिए, एक वो कहीं लगता है कि मैं पेरेंट हूँ, मैं लीगल पेरेंट हूँ, आप मुझे गार्डियन क्यों बोल रहे हैं, आप बाकी किसी को तो नहीं बोलते हैं। तो मेरा ये जो हैंगअप रहा वो रहा जब मैं अपने बच्चे को एक मेन स्ट्रीम स्कूल में डाल रही थी। प्ले ग्रुप वाले कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्हें मेन स्ट्रीम वालों का स्टैंडर्ड फॉर्म है, बड़ा सा डिस्क्लेमर साइन करने हैं, अंडरटेकिंग साइन करनी है, तो उसमें मैं साइन कर रही हूँ। एंड दैट रिक्वायर्स कि आप अगर सिंगल हैं तो आप डिवोर्सी हैं या विडो हैं, एंड बच्चा बायोलॉजिकली फादर कौन है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने अडॉप्शन ऑर्डर की कॉपी भी लगाई, बट मोर देन देयर प्रेजुडिस, इट इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस कि उन्हें पता एब्सोल्युटली। नहीं है इस सिचुएशन में क्या करें। तो उनको लिटरली नहीं पता था उस सिचुएशन में क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप गार्डियन की तरह भी साइन कर दीजिए। तो मैंने कहा देखिए, समझिए, मैं पेरेंट हूँ, मैं गार्डियन की तरह क्यों साइन कर, पर वही प्रोसेस के लिए वो लोग कंफ्यूज हैं, उनको वो चीज अवेयरनेस नहीं है कि अब इसको कैसे सॉर्ट किया जाए। तो मैंने हंस के कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं दोनों की तरह से साइन कर देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहीं एक वो चीज लगती है कि हमारे सिस्टम में उस चीज की अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ हुआ, मैंने ये फीडबैक भेजा, होपफुली, और वो स्कूल काफी बड़ा है और बहुत मतलब इंटरसिटी ब्रांचेस हैं, शायद इंडिया से बाहर भी ब्रांचेस हैं, बट वो सिचुएशन उनके सामने अभी तक आई नहीं। अब वो करेक्ट, सिचुएशन उनके सामने आई है, तो होपफुली 2-3 बार और आएगी, तो मे बी दे विल एडिट देयर फॉर्म्स। करेक्ट, करेक्ट। तो कहीं एक लैक ऑफ अवेयरनेस जो है सिंगल पेरेंटिंग के लिए, वो अभी भी है। आई एग्री। इनफैक्ट जब मैंने अपनी डॉटर का एडमिशन फॉर्म फिलअप करे थे, तो देयर वाज एन ऑप्शन कि वेदर द चाइल्ड इज अडॉप्टेड। मैंने कहा आपको ये क्यों जानना है, मतलब एग्जैक्टली। व्हाई डू यू वांट टू नो दिस? तो देन वी कॉल्ड देम, मैंने कहा कि मैं ये फॉर्म तभी सबमिट करूंगी जब मुझे इसका एक बाकायदा रीजन समझ में आएगा कि व्हाट इज द नीड फॉर यू टू नो दिस, मतलब हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट माई चाइल्ड, दैट वाज माई कंसर्न। so they said in the past they had instances जब दो सेट ऑफ पेरेंट्स आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। एंड हुआ ये था कि इन दोनों ने आपस में अडॉप्ट कर लिया था, और आई थिंक अडॉप्शन डीड थी नहीं थी उसकी कोई क्लैरिटी नहीं थी। द स्कूल वॉज इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि हु शुड दे कंसिडर एज द पेरेंट एंड किससे वो कांटेक्ट करेंगे। तो लाइक यू सेड कि जैसे जब तक स्कूल के सामने कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती है जो विच इज लाइक आउट ऑफ व्हाट दे कंसिडर एज नॉर्मल, और लाइक जो कॉमन है, ऐसा नहीं है, तभी वो उस चीज को शायद अपने लाइक सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि इनके सिस्टम में ऐसा हुआ था कि दो सेट ऑफ पेरेंट्स आ गए, अडॉप्टेड एक सेट ऑफ पेरेंट है, एक बर्थ पेरेंट है, और वहां उनकी कंफ्यूजन थी।
उसके बाद फिर उन्होंने अपने फॉर्म में ये बात इंक्लूड करना शुरू कर दिया, so that if the child is adopted, all they are asking is just give us one legal copy कि yes इस legally आपने अडॉप्ट किया है, so that in future हमें कोई भी मतलब किसी भी तरह के मतलब नो डिफिकल्ट सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़े। तो आई थिंक अवेयरनेस की कमी एक बहुत बड़ी चीज है जो आपने बोला, एंड आई नो लाइक you are working towards creating awareness, and you are very active in all these adoption groups, Facebook पे भी और WhatsApp पे भी। तो जनरली सुगंधा आपके पास किस तरह के मतलब क्वेश्चंस आते हैं, अपार्ट फ्रॉम जेनरिक प्रोसेस रिलेटेड, तो आई थिंक वो कॉमन है। और कोई ऐसा आपके लाइफ में ऐसा कोई केस आया हो जो बहुत ही मतलब विचित्र, मैं बोलना चाहूंगी शायद विचित्र हो आपको भी, मतलब लगा कि अरे ये ऐसा कैसा केस है, ऐसा कुछ सिचुएशन आपके आया है किसी का क्वेरी ऐसे? विचित्र नहीं बोलूंगी। अभी रिसेंटली सो आई वर्क एज अ वॉलंटियर काउंसलर फॉर एनजीओ विच प्रमोट्स एडॉप्शन। तो हम्म। जनरली जनरली 0 to 2 एज में जो भी लोग कंसीडर कर रहे होते हैं उनको मैं काउंसल कर लेती हूँ। और बाकी जो काउंसलर्स हैं वो समहाउ कपल्स हैं, तो सिंगल पेरेंट्स डेफिनेटली सारे मेरे पास ही पुश किए जाते हैं। मैं अभी लेटली किन्हीं से बात कर रही थी जो एक छोटे शहर से हैं, जहाँ ऑफ कोर्स being a single parent and being an unmarried woman is way out of norm। तो करेक्ट। मतलब एकदम स्कैंडल ऑफ द सिटी वाला हो जाएगा। तो वो एक मेट्रो में रह रही हैं, एंड वो मुझे ये चीज बोल रही हैं कि आई एम चूजिंग टू मूव टू अ मेट्रो विच इज क्लोजर टू माई फैमिली। द फैमिली विल स्टे देयर ओनली इन द स्मॉलर सिटी, बट कहीं वो दिमाग में है कि परिवार के पास रहेंगे तो बच्चा पालना इजी रहेगा। ये बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स को ये फीलिंग रहती है कि मेरे पास परिवार नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है, या मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, मेरे सिबलिंग्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट आई रियली वांट टू बी अ पेरेंट, मैं क्या करूं। तो मैं सबको जनरली एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमारे आसपास देखिए कितनी सारी लेडीज हैं जो शादीशुदा होके भी जिनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेट्रोज में रह रहे हैं, हस्बैंड सुबह से शाम रात तक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, तो घर का काम भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, इमोशनली फिजिकली वो सिंगल पेरेंट ही है। सिर्फ एक लॉजिस्टिकली मतलब तुमको लीगल एक ठप्पा मिला हुआ है कि बच्चे के पास फादर है या बच्चे के पास मदर है, बट सो मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली रेजिंग चिल्ड्रन सिंगल हैंडेडली। हमारी करेक्ट। पेरेंटिंग में, हमारे प्रीवियस जनरेशन की पेरेंटिंग में मेल्स कितना सपोर्ट कर रहे थे, या आपकी चाची मौसी अनलेस आप जॉइंट फैमिली में रह रहे थे कितना सपोर्ट कर रहे थे। आपको सपोर्ट चाहिए, डेफिनेटली यस। वो सपोर्ट आपके परिवार से आ रहा हो वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आ रहा है तो यू आर अमंग्स द लकी फीw, नॉर्म नहीं है। जनरली जो कपल्स भी बेबीज को रेज कर रहे हैं उनमें से कितने लोगों के पास ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं या उनके सिबलिंग्स साथ आके रह रहे हैं। पर वही जो हमारा एक माइंडसेट है, अकेली औरत कैसे करेगी, और वो पेरेंटिंग में फिर वो बहुत ज्यादा तरीके से लाया जाता है कि बच्चा बीमार होगा तो क्या करोगे। भाई जिन लोगों के हस्बैंड्स छुट्टी नहीं ले पाते, आर्मी वाले सोचिए आप, पूरी आर्मी में जितनी है विमेन वो अकेले ही रेस कर रहे हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली और लॉजिस्टिकली जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है सिंगल पेरेंटिंग। बट एटलीस्ट इन इंडिया देर आर सो मेनी वुमेन हु आर इमोशनली सिंगल पेरेंटिंग ओनली, कि टाइम ही एब्सोल्युटली। नहीं है उनके स्पाउसेस के पास, या इंटरेस्ट नहीं है, या जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स है हमारे यहाँ उसमें फादर का रोल जनरली अर्निंग का है या प्रोटेक्टर का है, नर्चरर का तो नहीं है। नर्चरर का रोल करेक्ट। तो हमेशा ही बाय डिफॉल्ट मदर को दे दिया जाता है। डिफिकल्टी बच्चा पालने में नहीं है, डिफिकल्टी बच्चा और करियर एक साथ संभालने में है, उसमें सपोर्ट लगेगा आपको। डिफिकल्टी लॉजिस्टिकली है, आप भी बीमार है, बच्चा भी बीमार है, आपके पास ऑप्शन नहीं है उस टाइम पे कि कोई और बच्चे को हॉस्पिटल ले जाए, या आप सो सके, और बच्चा अगर अनवेल नहीं है, बच्चा स्कूल एक्टिव, तो आप कितना ही बीमार है या आपकी कितनी भी कॉल चल रही हो, आपको दोनों चीजें मैनेज करनी पड़े। बिकॉज कोई जरूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हैं या आप जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हैं तो भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो परिवार का सपोर्ट मिलता है, वेल एंड गुड। आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है तो अपने फाइनेंसेस इतने रखिए कि यू कैन हैव अ नैनी,
अपना, जो हम बोलते हैं कि टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, मेक दैट विलेज। और वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो आपका फैमिली हो, आपके नेबर्स हो सकते हैं। मतलब अगर मेरे को इमरजेंसी है, मेरी फैमिली अगर आधा घंटा दूर रहती है, मैं उनको कॉल करती हूँ, तो उनको आने में आधा घंटा लगेगा। उससे बेटर होगा कि मैं अपने नेबर्स को कॉल करके बोल सकूँ, अरे आई नीड दिस हेल्प, मेरे को ड्राइव करेक्ट। कर दो, मैं बिल्कुल बीमार बिल्कुल। हूँ, मेरा कॉल है, मेरी नैनी नहीं आई, आधे घंटे के लिए वो मेरी कॉल के ड्यूरिंग मेरे बच्चे को प्लीज अपने घर में प्ले कर लेने दो। तो विलेज सबको चाहिए, पर वही आप एज अ सिंगल पेरेंट आपका विलेज आपको थोड़ा सा ट्वीट करना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटली माइंडसेट वाला चीज है, क्योंकि कपल्स में भी अगर सेम चीज कि मैं अपने भाई बहन को या अपनी पेरेंट्स को दूर पार से बुलाऊंगी, उससे बहुत ज्यादा इजी है कि मैं अपने फ्रेंड्स को बुला सकती हूँ या मैं अपने नेबर्स को बुला सकती हूँ। सही और बात उसके है। लिए अडॉप्शन अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जैसे मेरी बेटी को आए हुए 4 साल हो गए हैं, आई डोंट थिंक मेरे किसी नेबर को अभी तक याद भी होगा, क्योंकि वी आर जस्ट ऑल द किड्स आर ग्रोइंग अप टुगेदर, सब साथ खेलते हैं, सब साथ करेक्ट। पार्टी कर रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, किसी को वो चीज शायद याद भी नहीं हो। बहुत रेयर अभी आजकल आपको ऐसा मिलता है कि एटलीस्ट इन बिग सिटीज, कि पीपल लुक डाउन अपॉन योर चाइल्ड फॉर बीइंग अडॉप्टेड, या कुछ रूड बोल देते हैं, होते हैं, देखिए एक्सेप्शन हमेशा ही रहेंगे। बट जनरली मेरा एक्सपीरियंस तो टचवुड, और वो चीज है कि मैं हमेशा से बहुत ओपन रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स को हमेशा पता था, अपार्टमेंट में जब मेरा रेफरल आया, मेरे को कस्टडी मिलने वाला था, उससे 2 दिन पहले मैंने मैसेज डाला, क्योंकि वो पीक कोविड में आ रही थी, कि मैं बहुत साल से वेट कर रही थी, आई हैव बीन इन दिस प्रोसेस एंड मेरी बेटी आ रही है, वी सीक योर ब्लेसिंग्स एंड व्हेन कोविड इज ओवर वी विल मीट। तो जैसे आप बायोलॉजिकल बच्चे के लिए करते हैं, वैसे ही उतना ही मैंने करेक्ट किया। करेक्ट। मैंने सूप कराए, हवन कराया, नेमिंग सेरेमनी कराई। मैं सबको बुला नहीं पाई, बट उस टाइम पे कोविड नहीं होता तो मैं डेफिनेटली कर रही होती। तो आप जितना नॉर्मलाइज करेंगे, आप जितना सेलिब्रेट करेंगे, उतना ही लाइफ गेट्स इजियर, उतना ही बच्चे को एक्सेप्टेंस मिलता जाता है। राइट सुगंधा, जैसे आपने बोला कि इवन एज इन कपल्स वी स्ट्रगल कि सिंगल पेरेंटिंग मोस्ट ऑफ द women आर डूइंग ऑलरेडी, लाइक ये तो इट्स यूनिवर्सल, अभी हम सब लोग जानते हैं और समझते भी हैं। तो मेरा ये सवाल था कि जैसे कोई भी अगर प्लान कर रहा है कि आई वांट टू अडॉप्ट एज ए सिंगल पेरेंट, मेल और फीमेल whoever इट कैन बी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई सवाल आते हैं, ऐसे कई लोगों की मैं काउंसलिंग जब करती हूँ, वो लोग कहते हैं कि हाँ बच्चा आ जाएगा, मैं 15-20 दिन टाइम स्पेंड करूंगी या करूंगा उनके साथ, फिर तो मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा ना, बिकॉज आई एम द ओनली होल एंड सोल ब्रेड विनर। So, how do we, bridge this gap, in terms of their thoughts? एक तो thoughts का gap है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि 15 दिन में it will be okay to, leave the child in a daycare or with a nanny, right? That is one thing. और second gap है वो corporate gap मैं बोलूंगी, क्योंकि how many organizations actually understand the need for the parent to be with the child, to build that bond, because जब एक बायोलॉजिकल बच्चा होता है तो देखो 9 मंथ्स का वो एक बॉन्डिंग पीरियड होता है, एंड हियर इफ यू थिंक ए वीक और 10 days इज एनफ फॉर द बॉन्डिंग, देन आई थिंक दैट्स द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग टू लाइक थिंक अबाउट। तो what is your opinion on this, and how do you think organizations can like change this perception or this mindset? एंड अगर जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आपको सपोर्ट कर रही है, तो सिंगल पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे कि हाउ शुड दे टेक द मूव, हाउ शुड दे टेक इट फॉरवर्ड? देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगी ना, आप उस बच्चे के लिए या उस हाउस होल्ड के लिए होल एंड सोल है, उससे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस बच्चे के लिए इमोशनली होल एंड सोल है। आप करेक्ट। एक सिचुएशन देखिए, आपका आपके परिवार में झगड़ा हो गया, आप दुखी हैं, वो दुख आप किसी और के साथ बांट लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में बच्चे को मम्मी ने डांटा, वो रो के पापा के पास जाए, आपका बच्चा डांट भी आपसे ही खाएगा और चुप होने के लिए भी आपके पास ही आएगा। और उस चीज में एक पॉइंट के बाद इतना दुख लगता है कि मेरे बेचारा, मतलब मैं ही डांट रही हूँ और वो मेरे ही पास आके चुप हो रहा है। मगर वही चीज एक आपको फोकस में लाना है कि आपके ऊपर दो नहीं, ये सोचिए 10 लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
आप उसकी मदर भी हैं, आप या फादर भी हैं, आप उसके केयर टेकर भी हैं, आप उसके नर्चरर भी हैं, आप जैसे हमने बोला होल एंड सोल है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक छोटा पार्ट है। पहली चीज जो मैं बोलती हूँ, बहुत लोग वेट पीरियड से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं उसमें उनको बोलती हूँ कि देखिए, वन, अपना विलेज बनाइए, बात करनी शुरू करिए लोगों से। बहुत सारे लोग होंगे हु विल बी हैप्पी अबाउट द डिसीजन, बहुत वाले विल बी न्यूट्रल, एंड देयर विल बी पीपल जो एकदम कहते हैं नहीं ये गलत है, आपको शादी करके ही बच्चा लाना चाहिए। अभी इनफैक्ट एक केस होके चुका है कि एक सिंगल वुमन सर्विस से बच्चा लाना चाहती थी, तो कोर्ट ने एक्चुअली उसे अलाउ नहीं किया है कि आप हम्म। या शादी करके बायोलॉजिकली बच्चा पैदा करिए या फिर आप अडॉप्ट कर लीजिए, आप सर्विस नहीं करा सकती हैं, क्योंकि हम्म। ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। एक्सट्रीमली रिडिकुलस पोजीशन, बट यस, दैट इज जैसे है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कन्विंस हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कन्विंस नहीं होंगे। तो उसमें आप सॉर्ट करिए कि क्या ये लोग मेरे बच्चे के लिए न्यूट्रल हैं, या आर दे आउट देयर टू हार्म, एंड देन आप एक अपना एक पॉजिटिव सर्कल बना रहे हैं, क्योंकि जिस बच्चे को मैं ला रही हूँ उसको सिर्फ प्यार मिले, एडॉप्शन के लिए उसको हीन भावना नहीं डाली जाए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, वो मेरा काम। राइट। देखिए, मेरे परिवार में कम से कम, तो बाहर की दुनिया जो कर रही है वो अलग चीज है। मेरे परिवार में नहीं हो, वो मेरा काम है कि किस इंसान को कितनी एक्सेस मेरे बच्चे के लिए है। 4 साल उसमें यूज करिए, अपनी फिजिकल हेल्थ बनाइए, बच्चे को क्लोज कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट आप जितना देते हैं वो उतना ब्लॉसम करेगा। राइट। लार्ज पार्ट ऑफ पेरेंटिंग इस बच्चे को गोदी में लेके घूम रहे हैं। मैं सबको यही बोलती हूँ, अपनी बैक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपनी लेग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, गोल रखिए लाइफ का, बच्चा जब तक बिना ट्रेनिंग व्हील्स के साइकिल चला सके आप उसके साथ दौड़ सकते। तो एक, अपने वेट टाइम को अच्छे से सेट करिए, दूसरा उसी वेट वेट टाइम को यूटिलाइज करिए। तो मैंने जैसे अपनी कंपनी में बता रखा था कि मैं अडॉप्ट करूंगी, उस टाइम पे मुझे छुट्टियां लगेंगी, और उस टाइम तक मैटरनिटी बेनिफिट क्लॉज भी नहीं आए थे, तो टेक्निकली प्राइवेट कॉर्पोरेट्स में अडॉप्शन के लिए छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो दे हम्म। वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, दे सेड कि अच्छा ठीक है, आप लो, आपको जितना टाइम लगता है कि बच्चे को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, और उसके बाद आप कुछ घंटे काम करो या वर्क फ्रॉम होम शुरू करो, और ग्रेजुअली वी विल सी कैसे रहता है। बट एकदम दे वर नॉट आउट देयर कि नहीं तुमको छुट्टी नहीं देगी। तो हम्म। एक हेल्दी वर्क प्लेस ढूंढना जरूरी है। आपके पास ऑन एन एवरेज अभी 4 साल है, अगर आपका करेंट वर्क प्लेस इज नॉट ओपन टू एडॉप्शन, थिंक बिग, change your career, करेक्ट। change your organization, या आपको वहीं रहना है तो फाइट इट आउट। आई नो समबडी हु इज फाइटिंग इट आउट, क्योंकि उनको नहीं मिल रही है छुट्टी, तो उन्होंने सारे, मतलब वो कोर्ट केस करने के सिवा सारे लीगल एवेन्यूज अभी ले रही हैं कि मेरे को वो छुट्टी मेरे बच्चे के साथ चाहिए। जब तक हमारे दिमाग में ये नहीं है कि मेरे बच्चे के लिए वो बॉन्डिंग कितना जरूरी है, तब तक, जब तक हमें ऐसा लगता है कि हम डे केयर में डाल के चले जाएंगे, तब तक हम फाइट नहीं करेंगे उस हक नहीं के लिए करेक्ट। ना, कि हमें बच्चे के साथ बॉन्ड कर। मतलब साइंस इतना कहती है, आप ऑलमोस्ट हम सब ने ही सुन रखा होगा कि जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हो रहे होते हैं उनको कैंगरू केयर दे रहे होते हैं, विच इज बेसिकली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। तो राइट। हमको ऐसा क्यों कि एक बार बच्चा जब पैदा हो गया तब उसे वो केयर नहीं चाहिए। आप इतना छोटी चीजें हैं, वो बच्चा रो रहा होगा, उसको कितनी चोट लगी होगी, आप उसको एक किस करके बोल देंगे कि मैंने बुबू ठीक कर दी, तो वो मान जाता है ना। करेक्ट। कितनी शक्ति है इन दैट फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर हम ही वो मान के चलेंगे कि 15 दिन में मुझे जाना है नौकरी पे, आप नौकरी चेंज कर लीजिए। नौकरी जरूरी है मगर इतनी नहीं। राइट। आपके 4 साल है, उन 4 साल को यूटिलाइज करिए इन creating an environment which is conducive for your child. एब्सोल्युटली, आई थिंक दीज Which 4 years, मुझे ऐसा लगता है कि जो वेटिंग पीरियड बढ़ गया है ये काफी एक तरह से अच्छा है, क्योंकि मेंटली हम लोग को प्रिपेयर कर रहा है, लाइक एनी अडॉप्टिव पेरेंट, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, उनको प्रिपेयर कर रहा है इसकी, इसलिए कि यू मेक योर फाइनेंसेस स्ट्रांग, यू गेट योरसेल्फ फिजिकली exactly, स्ट्रांग, यू मेक योर ओन विलेज, you make your people ready, like so that कि when your peace of heart arrives, तो आपके पास टाइम है उसके, absolute, यू डोंट हैव मैं टू इतने
टाइम। मैं इतने सारे लोगों से बात करती हूँ जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैं ऑफिस में क्यों बताऊं, या मैं रिश्तेदारों को बेबी आने के बाद बताऊंगा। मुझे करेक्ट। लगता है तब आप अपने बच्चे पर बॉन्ड करने की जगह आप इस चीज में सिर्फ टवल कर रहे हो कि लोग आपको फोन करके आपके बेबी के लिए, बिल्कुल। आपके डिसीजन के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। 4 साल है ना, यूज करिए उनको। करेक्ट। मेरे करेक्ट। पास इतने लोग थे, मतलब मेरे दोस्तों की मदर्स ने मेरे बच्चे के लिए चीजें हाथ से बना के भेजी है, इवन बिफोर शी केम। तो वो एक जो प्यार है वो उसके लिए ऑलरेडी इन प्लेस कर लिया ना मैंने। और करेक्ट। सेम मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैंने अपनी सेविंग्स उसी हिसाब से प्लान कर ली, मैंने अपनी जॉब उसी हिसाब से प्लान कर ली। देखिए बहुत बार होता है चीजें हमारी लाइफ में हमेशा कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरी बेटी पीक कोविड में आई 2020 में, वो सितंबर में आई है और मार्च में इकोनॉमी वाज हिट एवरीवेयर। हम्म। तो आई लॉस्ट माय जॉब। इट वाज अ वेरी शेकी डिसीजन, बट मेरे पास उस टाइम तक सेविंग्स थे कि मैं उसको ला सकती। सेविंग्स नहीं थे तो मेरी फैमिली ने मेरे को ऑफर किया कि देखो जब तुम्हारी सेविंग्स खत्म होंगी वी विल हेल्प यू, एंड आई सेड कि नहीं मैं डिले कर लेती हूँ या मेरे को नहीं लेना है। तो मुझे ये बोला कि अगर बच्चा आ गया होता अगले साल ये होता, तो भी तो तो तुम कैसे? फाइनेंशियली प्लान होते हैं ना। करेक्ट। करेक्ट। बिल्कुल सही बात है। मतलब मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली, आपकी जॉब, आपकी सोशल लाइफ, हर चीज इम्पैक्ट होती है बेबी के आने से। बेबी इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बेबी बिकम्स दी पार्ट ऑफ योर लाइफ फॉर एटलीस्ट इनिशियल 10 साल। तो आप मान के चलिए आपकी सोशल लाइफ हिट होगी, आपके चॉइसेस, फूड, बजट, फाइनेंसेस, हर चीज पे इम्पैक्ट आएगा। मगर हमारा फोकस ये होना चाहिए कि मेरी वेलबींग मेरे बच्चे की इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके लिए मुझे जॉब चेंज करनी पड़े, स्टेट्स चेंज करने पड़े, कंट्री चेंज करने पड़े, जो भी करना पड़े वो मैं करूँ। और जब तक वो फोकस लाइफ में नहीं है, शायद मुझे लगता है कि वो 4 साल में आप टाइम लेके उसे थोड़ा अपने ब्रेन को पहले लाइन पे करेक्ट। लाइए, अपने हार्ट पहले लाइन पे लाइए कि मैं एक जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। जॉब देखिए हैंडल करना डिफिकल्ट तो रहता है, मैं खुद चूज किया है, पर मेरा स्किल सेट ऐसा है कि एज अ फ्रीलांसर मैं काम कर सकती हूँ घर से। बहुत सारे लोग होंगे जिनका फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, उनको एक कॉर्पोरेट जॉब में वापस जाना ही पड़ेगा। तो उसमें आप सेटअप करिए कि भाई इतने महीने मेरे को छुट्टी चाहिए, इतना महीना मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी, या मैं हाइब्रिड कर लूंगी, या मैं हाफ डे आके काम कर लूंगी। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक दूसरे लोग आपके लिए लाइफ क्यों कन्वीनियंट करेंगे। सुगंधा, लाइक आई एम श्योर कि यू विल हैव एवरी मोमेंट इज स्पेशल विथ योर चाइल्ड। ये तो हर माँ और बच्चे का होता है कि हर मोमेंट ही स्पेशल होता है। लेकिन कुछ ऐसा, कुछ हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स जो आपको मतलब हमेशा इट्स लाइक यू वांट टू प्रिजर्व इट, वैसा कुछ आपके अभी तक के लाइफ में, 4 साल की लाइफ में बेसिकली ऐसा कुछ है तो आप जो शेयर करना चाहती हैं? बहुत सारे, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द फर्स्ट दैट हैपन टू यू। मेरा सबसे प्यारा अगर आप बोलेंगे तो मोमेंट वाज कि जब ये आई तो फनीली है ना कि मेरा पूरा बेड घेर लेती थी, तो आई डिसाइडेड टू गेट अ क्वीन साइज बेड से किंग साइज बेड, और बेड आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। एंड आजकल मैट्रेसेस सभी बहुत थिक होते हैं, तो आई वाज स्केयर्ड, तो मैं इसको एक नीचे के मैट्रेस में रख रही थी और खुद ऊपर के मैट्रेस में रख रही थी। 5.5 महीने की ये है और ये नींद में पूरा स्ट्रगल करके बेली पे क्रॉल करके ये मुझे ढूंढ रही है। वो मतलब उसको इतना, 5.5 महीने का बच्चा एक 5 इंच के मैट्रेस पे चढ़ने के लिए उसने बहुत देर स्ट्रगल किया, फिर बहुत हेल्प की, और क्रॉल करके आके यहाँ मेरी अंडर आर्म में घुस के सो गई थी। आई थिंक दैट वाज द फीलिंग ऑफ एक इतना नन्ही सी जान आपको ढूंढ रही है, वो इतनी प्रेशियस फीलिंग है, हाउ मैं बता नहीं इम्पोर्टेंट, सकती। लाइक उस छोटी सी जान के लिए आप इतने सडनली यू आर लाइक यू बिकम सो बिग, लाइक दैट फीलिंग इज रियली हार्ट वार्मिंग। आई टोटली एग्री। और तो दूसरा लास्ट वीक ही ऐसा मोमेंट हुआ है। तो एज अ सिंगल पेरेंट, मतलब ऐसा बोला जाता है एनी हाउ कि आप अपने बच्चे को डिस्क्लोज करना स्टार्ट कर दीजिए। आई एम श्योर आपने डिस्क्लोजर पे बात कर रखी है कि हम्म। जब बच्चा स्टोरी समझने लगे तब आप उसके लिए एक स्टोरी क्रिएट कर दीजिए कि आप मेरे बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, मैं आपका हार्ट पेरेंट हूँ, आपकी बर्थ मदर कोई और है। और
और दूसरा बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो जनरली वो उनके मन में वो सवाल आता ही है कि भाई मेरे पास अदर पेरेंट क्यों नहीं है। करेक्ट। तो ये प्ले ग्रुप गई तो मुझे ऐसा लगा ये पूछेगी। वियर्डली एनफ 1 साल इसने बिल्कुल नहीं पूछा, जबकि इसे पता है कि मतलब इसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स है, कजिन्स के पेरेंट्स है, यहाँ तक कि फिशेस के, पेट्स के, कार्टून्स जो आ रही हैं सब में एक फादर फिगर है, करेक्ट। मेरा पेरेंट नहीं करेक्ट। नहीं पूछ। बिल्कुल। कुछ अपने आप दिमाग में सेट कर लिया। अराउंड 3 शी स्टार्टेड आस्किंग, तो मैं उसको यही बताती थी कि देखो आप मेरे सब कुछ हो, मैं आपका सब कुछ हूँ, मैं आपकी मम्मी भी हूँ, पापा भी हूँ, एंड समहाउ मेरे यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है। तो मैं आगे जोड़ देती थी कि मैं आपकी दादा दादी, नाना नानी, चाचा, बुआ, सब कुछ मैं हूँ, हम्म। और मेरी लाइफ में सब कुछ आप है। और वो जो हम बोलते हैं ना कि बच्चे के दिमाग में आप बार बार एक चीज बिठाते हैं तो वो स्क्रिप्ट बन जाता है। तो उसके करेक्ट। भी दिमाग में ये, कभी कभी फनीली वो मुझे टेस्ट भी करती है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी मम्मा शी विल कॉल पापा। और अगर मैंने इंस्टेंटली जवाब नहीं दिया तो शी लाइक आपने सुना नहीं, मैंने आपको पापा बोला। अच्छा ठीक है। थोड़े दिन पहले तो मेरी बच्ची बहुत एक्सट्रोवर्ट है, सबसे मिलती बोलती है, तो वो काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, हाउसकीपिंग, गार्डनिंग टीम मुझसे बातचीत करते हैं। तो इसकी नानी ने मुझे बताया कि ये जा रही थी, तो किसी ने उसको पूछा कि तुम्हारे पापा को कभी नहीं देखा, पापा कहाँ है। तो माइंड यू वो भी 4 साल की ही है, एंड शी इज स्पेशली वोकल। तो ऐसा नहीं है कि हर 4 साल का बच्चा इतना जवाब दे पाएगा, मगर उसने गाइड को एकदम ऐसे ही पट्टी की तरह मेरे पापा नहीं है, मेरे पास सिर्फ मम्मी है, मेरी मम्मी मेरे मम्मी पापा दोनों है, मेरे पास मेरे डॉग्स हैं नेली फ्लफी, मेरे पास मेरी आंटी है जो कि उसकी नैनी है। और उसको इतना मैं सिखाती हूँ कि ये मेरा परिवार है। फॉर एक्स्ट्रा मेजर्स एंड सैस शी ऑल्सो एडेड, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। Oh my God, that was smart move. पर वो इतनी खुशी होती है ना कि बाहर वाले जब उसको क्वेश्चन करते हैं तो उसके मन में ये नहीं आता है कि यार मेरे पापा नहीं है। करेक्ट। आपने उसको इतना प्यार दिया है और आपने उसको इतना समझाया है कि सिंगल फैमिली इज ऑल्सो अ फैमिली, and which एब्सोल्युटली। is and I think having adoption meets and being connected to the community बहुत हेल्प किया है। एंड थैंकफुली अभी वही थोड़ा बहुत अवेयरनेस आने लगा है, जैसे जब हम लोग मिलने जाते हैं या मैं इसके स्कूल्स में गई तो मैंने उनको बोला कि प्लीज डिस्कस सिंगल पेरेंट्स व्हेन यू, क्योंकि प्ले ग्रुप से ही फैमिली एज अ यूनिट सिखाया जाता है। करेक्ट। तो मैंने करेक्ट। उनको बोला कि आप सिंगल पेरेंटिंग सिखाइएगा, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आई विल फाइंड रिसोर्सेज फॉर यू। घर पे मैंने उसे दिखाए कि न्यूक्लियर फैमिली होती है, सिंगल पेरेंट फैमिली होती है, जॉइंट करेक्ट। फैमिलीज करेक्ट। होती है, चाइल्डलेस फैमिलीज होती हैं, और पेट फैमिलीज भी होती हैं जहाँ पेट इज द बेबी। उससे थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने उसको दिखाया कि ऐसी भी फैमिलीज है जहाँ 2 मम्मी है या 2 पापा है। तो शी इज वेरी ओपन टू दीज कॉन्सेप्ट्स। अभी मैं इस चीज से बहुत हैप्पी हूँ। मतलब जनरली लोग पेप्पा पिप के लिए काफी खराब बोलते हैं कि बच्चा सास सीखता है, बच्चा जवाब देना सीखता है, बट वो सब हटाए तो आप आगे देखेंगे कि पेपा पिग बहुत इंक्लूसिव है। पेपा की बेस्ट फ्रेंड की मदर सिंगल मदर है, सूजी करेक्ट। शिप की मदर है। और लेटली उन्होंने 3-4 साल पहले एक पोलर बेयर कैरेक्टर डाला है जिसकी 2 मॉम्स है। करेक्ट। करेक्ट। यस, आई नो। ये ना ऐसी छोटी छोटी चीजों से आप नॉर्मलाइज करते हैं ना, बिल्कुल। बिल्कुल। उससे ज्यादा पेरेंटिंग का ही है ना। देखिए अगर मैं जैसे मैं अपने बेटी को यही सिखाती हूँ कि अच्छा ये वाली मौसी मौसा जी जो है ये उनके डॉग्स के नाम लेके कि ये ऑगी और बफी के मम्मी पापा है, तो करेक्ट। उसके दिमाग में वो बच्चे ही है। छोटा सा एक एग्जाम्पल है, देखिए हम लोगों की जनरेशन में हमने अपनी मदर्स को ड्राइव करते हुए नहीं देखा। करेक्ट। हमारे लिए इट वॉज कि कोई मदर फिगर ड्राइव कर रही है। आजकल सब ड्राइव कर रहे होते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उनके लिए कोई भी एडल्ट ड्राइव नहीं करता इज अनयूजुअल। किड्स लुक अराउंड एंड दे लर्न a lot, एंड एग्जैक्टली। जैसा आपने बोला कि एज ए पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें क्या बताते हैं। लाइक इवन माई आई हैड ए नेबर हियर जो हमारे बिल्डिंग में रहते थे, तो दे हैड ए लासा डॉग। ओके। एंड टिल डेट, लाइक वो 2 साल हो गए हैं हम हमारी फ्रेंडशिप के, जैसे आपने बोला कि अंकल एंड आंटी आर ओरीज मम्मा एंड डैडा। ओके, ओरी इज द लासा डॉग। तो
So this is what we call it as normalizing. मतलब पता है, ये सोशल चेंज हम देख रहे हैं अराउंड 10 साल, 7-8 साल, अगर 10 नहीं तो मेरे nephew niece are going to one of the biggest IB schools in Bangalore and they came back and they said कि अरे पता है he is so cool, he is adopted. I'm like, how do you know? They're like, नहीं वो खुद बताता है and you know this is so cool, everybody wants to be his friends and we wish we were adopted. तो देखिए, एक जो चीज है कि एक वर्ड के साथ नेगेटिव एसोसिएशन हम ही तो डालते हैं। सही बात है। जो जो एग्जाम्पल मैं सबसे ज्यादा देती हूँ कि आप किसी को अगर बोल रहे हैं कि आप अडॉप्टेड है तो और वो मैटर ऑफ फैक्ट में नहीं आ रहा है, तो उस स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? आप उसको बुरा फील कराना चाहते हैं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कॉलिंग समवन तू मोटा है या तू बिहारी है या तू मल्लू है? तो अगर वो वर्ड मेरे लिए नॉर्मल है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मलयालीज हु आर चिल विद बीइंग कॉल्ड मल्लू एंड यू विल फाइंड सम हु फाइंड इट डेरोगेटरी। तो एज पेरेंट्स, एज अ सोसाइटी को हमारा काम है कि हम उस वर्ड को या उस फैक्ट को नॉर्मलाइज करें। जैसे देखिए, बायोबर्थ है, सिजेरियन हुआ, आईवीएफ से हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, वो टैग्स हम नहीं लगा रहे ना। करेक्ट। वो बच्चा, तो एक जो हम बोलते हैं कि इसे टर्मिनोलॉजी में लाइए कि दिस चाइल्ड केम बाया एडॉप्शन। सारी जिंदगी ये मत बोलते रहिए ये अडॉप्टेड बच्चा है। तो उसका फैक्ट ऑफ लाइफ जैसे बाकी बच्चों का है कि वो आईवीएफ से आए या सिजेरियन से आए या बायो प्रोसेस से आए, तो वो सिर्फ उसकी लाइफ का एक पार्ट है। तो जैसे हम लेबलिंग या करेक्शन बड़ों के बिहेवियर में करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन भी वैसे ही सीखेगा। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सो मच सुगंधा, हमने काफी सारी बातें करी आज एंड आई थिंक आपका ये इंटरव्यू जो भी सिंगल पेरेंट्स देखेंगे दे आर गोइंग टू टेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एड इन देयर लाइफ और उनको काफी गाइडेंस मिल जाएगी। एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क योर परमिशन कि क्या मैं आपका नंबर या ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकती हूँ कि इफ समबडी इज वांट्स टू बी अ सिंगल पेरेंट और who is looking forward to adopt as a single parent, क्या वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो आपकी परमिशन। एब्सोल्युटली विद द डिस्क्लेमर कि प्लीज एक व्हाट्सएप या एसएमएस डालें। वेरी ओपन टू कॉल्स फ्रॉम अननोन पीपल। मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन टाइमिंग लगता है एंड आई वांट टू थैंक यू सहाना बिकॉज आपका चैनल मुझे पता है वाइड रीच मिल रही है और आजकल यूट्यूब ऑलमोस्ट जैसे पहले विकिपीडिया हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर इंफॉर्मेशन होता था, यूट्यूब हो गया है। तो आई ग्लैड कि ये प्लेटफॉर्म के उससे हम दोनों मिलके सिंगल पेरेंटिंग के लिए ये इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट सोशल मीडिया रीच हम शायद 10 लोगों को हेल्प कर पाते। अभी शायद 100 लोगों के मन में ये आएगा जिनके मन में ये डाउट डाले जा रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, यहाँ लोग हैं जो कर रहे हैं, कम्युनिटी है, सपोर्ट है, सिर्फ आप हाथ बढ़ा के सपोर्ट मांगिए। बिल्कुल। तो आई होप करने के लिए है सारे लोगों को हिम्मत मिलेगी और वो अपने बेबीज घर ला पाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच सुगंधा, आपने इतना टाइम निकाला आज पूरा, मतलब इन बिटवीन ऑफ लाइक वर्किंग डे आपने इतना टाइम निकाल के किया मेरे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू Shahana. I wish you good luck and I wish all the single parents more strength. Absolutely.